नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी जंक्शन में। बोनस में लगातार अभी हमको लॉन्च हुए मुश्किल से 2 से ढाई हफ्ते हुए हैं, लेकिन कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके निवेश से, आपकी जेब से जुड़े हुए जितने खांचे बने हुए हैं उन सब पर हम अपनी खास पेशकश लेकर के आए। आपको बताएं कि कैसे आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप पैसे बचा सकते हैं, कैसे पैसों को बढ़ा सकते हैं। और इन तमाम खांचों को जब हम भर रहे थे, जिसमें शेयर बाज़ार है, जिसमें कमोडिटी है, जिसमें म्यूचुअल फंड है, जिसमें पर्सनल फाइनेंस है, लगातार हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके सवाल आ रहे थे, उनकी टिप्पणियाँ आ रही थी कि प्रॉपर्टी बाज़ार पर लेकर के आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हमने जो है इस खांचे को भी भरने की कोशिश की है प्रॉपर्टी जंक्शन के ज़रिए। प्रॉपर्टी जंक्शन जिसमें कि आपके शहर की प्रॉपर्टी में इस समय क्या कीमतें चल रही हैं, क्या प्रॉपर्टी खरीदने का भी सही समय है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम आने वाले समय में लगातार बातचीत करेंगे। और आज हमारा ये पहला कार्यक्रम है और आज पहले कार्यक्रम में हम इस बात पर बातचीत करेंगे कि आखिर में प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय होता क्या है। घर खरीदना ज़्यादातर लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन लगातार महंगे हो रहे कर्ज की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में घर खरीदने की प्लानिंग लोगों ने टाल दी थी। अब बजट 2025 में सरकार ने नई टैक्स रजीम में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने से अब लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आएगा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 5 साल बाद नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है, जिससे कि होम लोन सस्ता होने की शुरुआत हो गई है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि अगले 1 साल में रेपो रेट 0.75% घटेगा, यानी होम लोन और सस्ता होने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को इस दोहरी खुशी के अवसर पर अमर उजाला द बोनस अपने नए शो प्रॉपर्टी जंक्शन में बताएगा कि नया घर खरीदने का अभी सही समय है या नहीं। इस शो में प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक के रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च डॉक्टर प्रशांत ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, हमारा ये पहला एपिसोड है सर और हमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं और आप पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है हमारा ये मंच सर आपको? विपुल जी, पहले सबसे पहले तो आपको पहले रियल एस्टेट शो के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि आप आपके शो के माध्यम से जो प्रोस्पेक्टिव होम बायर हैं काफ़ी जानकारी इकट्ठा करें और उनको अपने डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिले। मैं बहुत खुशी फील मुझे हो रही है थैंक कि यू सर। आपने मुझे इस पहले शो पे बुलाया है जी सर। और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों मिलकर दर्शकों के कुछ की जो डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स है उन पे हम कुछ रोशनी डाल पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश रहेगी। और आप जैसे जब विद्वान व्यक्ति जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो घर खरीदार हैं उनकी सोच भी समृद्ध होगी। पहला सवाल सर इस बात को लेकर के है कि अभी हमने देखा कि लगातार ब्याज दरें महंगी थीं और जो है होम लोन पर की ब्याज दरें करीब 3% के आसपास की उन पर बढ़ोतरी हो चुकी थी। सर, ब्याज दरें घटने बढ़ने का क्या सेंटीमेंट पर खरीदारों के असर पड़ता है, या फिर जिसके पास पैसे हैं आपको लगता नहीं वो लेगा, चाहे वो महंगी ब्याज दरें हों या सस्ती ब्याज दरें हों? ब्याज दरें बढ़ने घटने का सेंटीमेंट पर क्या असर रहता है सर? देखिए विपुल जी, आपके इस सवाल के जवाब देने के पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। रियल एस्टेट में अभी हम पिछले 3-4 साल से हमने देखा है काफी तेजी आई है। पर अगर आप गहराई से देखें तो अभी जो 2-3 साल में हम जो तेजी देखी है वो आपके प्रीमियम और हाई एंड सेगमेंट में काफी हमने ग्रोथ देखा है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट जो एक टाइम पे करीब 40% ऑफ द ओवरऑल सेल्स हुआ करती थी, आज घट के सिर्फ 18% रह गई है। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि वाइल हमने रियल एस्टेट में ग्रोथ देखा है, एक तबका पीछे छूट गया है। अब हम आपके इस सवाल पे आते हैं कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें बढ़ने और घटने से किनको फर्क पड़ता है। देखिए, जो बायर्स हैं एचएनआई सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट में, उनको इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अफोर्डेबल बजट सेगमेंट के जो होम बायर हो, जो मिडिल क्लास तबके से आते हैं, उनके लिए ब्याज दर बहुत मायने रखता है। इसके दो फायदे, इनके दो इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक, रियल एस्टेट सेंटिमेंट का पूरा आप देखिए इफेक्ट है। पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, लोग अपने फ्यूचर इनकम को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तब वो आगे जाके घर खरीदते हैं। ब्याज दर घटने से
डेफिनेटली उनके ईएमआई पे फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट असर जो एक घटा हुआ ब्याज दर डालता है वो होता है कि आपके लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाती है। हुआ क्या था, अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों नीचे जाना शुरू हो गया था? क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, ब्याज दरें बढ़ रही थी, जिसके वजह से जो अफोर्डेबल सेगमेंट का जो बायर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिसका खुद का एक छोटा व्यापार हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घट गई थी और ईएमआई तो डेफिनेटली बढ़ ही गया था। इसके वजह से हमने सेंटीमेंट में काफी गिरावट देखा। लेकिन अगर आप दो चीजें जो अभी हुई हैं हाल फिलहाल, एक बजट में इनकम टैक्स में काफी छूट मिली है, 12 लाख के सालाना आय वालों को इनकम टैक्स अब नहीं भरना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट रेट में अभी कटौती हुई है और आरबीआई ने ये इंडिकेशन दिया कि आने वाले समय में और शायद घटेगी, मेरे ख्याल से उन बायर्स को राहत देगा जो कि अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट से आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट, होम लोन रेट्स जो होते हैं अपर सेगमेंट में भले उतना इम्पैक्ट ना करें, पर जो बायर अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट के हैं उनके ऊपर ये काफी असर डालता है। जी। तो आपकी बात कहने का मतलब ये है कि अभी जो दो कदम उठाए गए हैं, एक तो इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है और साथ ही साथ आरबीआई की तरफ से जो 5 साल के बाद कटौती की गई है, ये दो वो ऐसे सेंटिमेंट हैं हम मान के चलें जिसकी वजह से जो घर खरीदार हैं उनका हौसला बढ़ेगा सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक सर। सर, आने वाले टाइम को लेकर के आपका क्या मानना है कि आरबीआई का रुख किस तरीके से रह सकता है और क्या जो मिडिल क्लास है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या उसको इस इंटरेस्ट रेट साइकिल पर गौर करना चाहिए जब वो ये प्लान कर रहा हो कि उसे एक घर चाहिए या उसने कुछ पूंजी इकट्ठा की है डाउन पेमेंट के लिए या घर खरीदने की वो सोच रहा हो तो? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ जहां पे इंटरेस्ट रेट साइकिल में मेरा आगे का नजरिया क्या है। आरबीआई ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आने वाले समय में वो एक एक ब्याज दर कम करने की सोचेंगे। अगर आप देखें, इन्फ्लेशन की जो दर है वो भी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज कर रही है। इसमें एक ही एक चैलेंज है, जो हमारा जो भी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसके वजह से आप आज के दिन में कोई ये बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता है कि ब्याज दरें कितने परसेंट से घटेंगी और कब से घटना शुरू होंगी। हालांकि इंडिकेशन उस तरफ है, पर एक एक्सटर्नल ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर भी एक स्पॉइल स्पॉट हो सकता है। अब अगर आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे हम अगर आते हैं, जिसमें है कि क्या बायर जो मध्यम तबके से आता है उसको इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि नहीं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जरूरी एक एक मध्यम वर्गीय बायर को होना चाहिए कि उसने अपने जो डाउन पेमेंट के लिए जो पूंजी इकट्ठा करी है और वो फ्यूचर में अपने फाइनेंसेस कैसे इकट्ठा करेगा उस खरीद को फाइनेंस करने के लिए, और उसको अपने फ्यूचर इनकम पे कितनी सर्टेनिटी है, इन सब चीजों को देखते हुए तब मकान खरीदने का फैसला करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट अगर कम हो, होम लोन अगर कम हो रहे हैं तो एक एडेड बोनस हो सकता है। पर अगर आप बोले 80% उसका फोकस होना चाहिए कि कैसे उसने अपने डाउन पेमेंट का एक पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसने ये असर्टेन कर लिया है कि उसको बैंक से लोन मिल जाएगा, उसने अपने बजट के अनुसार एक एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रखा है, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको अपने फ्यूचर इनकम, अपने रोजगार के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। देखिए, रियल एस्टेट में तेजी या लोग मकान तभी खरीदते हैं जब उनको अपने फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस रहता है। इसी की वजह से आप देखेंगे जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, रियल एस्टेट सबसे पहले इंपैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों पे भी ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ आप होम लोन रेट्स के ऊपर ध्यान दें और उसके बढ़ने या घटने से अपने बाइंग डिसीजन को ज्यादा इंपैक्ट करें। जी। सर, इस बीच एसबीआई इको रैप की एक रिपोर्ट आई है, उसका उसका कहना यह है कि आरबीआई अगले 1 साल में रेपो रेट में और 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा। ब्याज दरों में कटौती घर खरीदने वाले व्यक्ति के सेंटिमेंट को किस तरीके से प्रभावित करती है ये आपसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक आकलन को देख लेते हैं कि आखिर में रेपो रेट कटौती से जो आम आदमी है उसकी ईएमआई में किस तरीके का बदलाव होता है, उसको कितना फ़ायदा होता है। अगर आपने 40 लाख रुपए का होम लोन 9.75% ब्याज की दर से 20 साल के लिए लिया है तो ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने पर ईएमआई में महज
656 रुपये की बचत होगी, जबकि कुल भुगतान में 1.57 लाख रुपए का फायदा होगा। अगर साल के दौरान ब्याज दर में 0.75% की कटौती होती है तो ईएमआई में 1952 रुपये का फायदा होगा और इसी तरह 20 साल की अवधि में 4.68 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। तो सर, मेरा सवाल वही है कि सेंटिमेंट को किस तरीके से प्रभावित करती है ये जो ब्याज दरों में कटौती होती है? देखिए, सेंटिमेंट पे तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता ही है। अगर एक एक बायर जिसने अपने जमा पूंजी लगा रखा है डाउन पेमेंट के लिए, जिसने बैंक से लोन लिया है काफी लंबे अवधि के लिए, और आपने देखा होगा भले वो ईएमआई के रूप में, अगर आप देखें मंथली ईएमआई में भले आपको वो कटौती कम दिख रही है, पर अगर आप ओवरऑल लोन के टेन्योर में देखें जो बचत हो रही है लाखों में है। तो मेरे ख्याल से एक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देता है, और होम बायर को एक वो भरोसा देता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होने की साइकिल के शुरुआत में घर ले रहा है, तो आगे आने वाले समय में उसके ईएमआई में घटोतरी होगी, बढ़ेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से एक एक बहुत अच्छा मूव है। और अगर आप देखें जिस तरीके से अभी अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट काफी सफर कर रहा था, हम अगर देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग वाली साइकिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है और होम बायर के सेंटीमेंट में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर जैसा कि मैं कह रहा हूं, इसके साथ साथ प्राइसेस का भी स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है। एक अफोर्डेबल सेगमेंट का बायर या बजट सेगमेंट का बायर, मेरे ख्याल से अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, रादर देन सिर्फ आपका अगर होम लोन कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तीन चार चीजें का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एक होम बायर को पॉजिटिव पुश मिलता है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें अभी के समय में तीन चीजें पॉजिटिव हुई है। प्राइसेस आप देखें मार्केट में स्टेबलाइज हो रही है, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत तेजी में बढ़ोतरी देखी थी। बजट में आपको इनकम टैक्स में काफी बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने इंडिकेशन दिया है कि अब हम लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक एक अच्छा माहौल बन रहा है, और बायर्स के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ये बात आपने सही कही और अगले सवाल पर मैं आऊँ उससे पहले एक सप्लीमेंट्री सवाल है जो कि आपने अभी बातें कही उसके आधार पर। सवाल सर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मान लीजिए 2 साल पहले प्लानिंग शुरू की थी अपने घर खरीदने की। माहौल भी अब सुधरता दिखाई दे रहा है, लेकिन सर आपने बायर के सेंटिमेंट की तो बात की, लेकिन जो जो सेलर है वहाँ पे प्राइसेस इतनी महंगी होती गई कि जो 2 साल की प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, अफोर्डेबल जैसी कोई चीज़ रही नहीं गई। तो फिर ये कितना सेंटिमेंट को और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट को प्रभावित कर रहा है इस समय? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2 साल में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप देखें कोविड के समय और उसके चंद साल पहले प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल स्टैग्नेट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से 8 से 9 साल तक प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ी। और हमने कोविड के बाद जब रियल एस्टेट में तेजी देखी, तो आप मान सकते हैं कि काफी कुछ कैचअप रहा प्राइस के टर्म्स में। तो वहां हमने एक देखा बढ़ोतरी, काफी अच्छी उछाल आई। उसके अलावा हुआ क्या कि जब अचानक से डिमांड वापस से मार्केट में आई, तो लैंड प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सारी चीजों में काफी हमने बढ़ोतरी देखी। और हुआ क्या, कोविड के बाद हमने एक ये भी कंज्यूमर ट्रेंड देखा है कि लोगों को अब बड़ा मकान चाहिए। पहले चाहे वो जो बायर 2 BHK प्रेफर करता था, वो 2.5 प्रेफर कर रहा है। जिसको 3 चाहिए था वो 3.5। वो एक्स्ट्रा स्पेस कोविड के बाद लोगों ने नेसेसिटी समझी। हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आपको एक अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए, जिसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गया। दो तीन चीजें हुई थी, साइजेस बढ़ी, डिमांड काफी तेजी से आई, प्राइजेस में भी काफी कुछ कैचअप हुआ जो हमने पिछले 5-10 सालों में नहीं देखा था। और और लागत हर चीज की बढ़ गई। एक स्टेज तक डेवलपर्स ने उस प्राइस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, पर उसके बाद उन्होंने बायर्स को पास ऑन करना शुरू किया। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अब हम प्राइसिंग को लेके इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि यहां से ज्यादा प्राइस इंक्रीज शायद मोमेंटम को डीरेल कर दे। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ चंद क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि डेवलपर्स काफी संयम बरतेंगे प्राइस को लेकर, प्राइस डिसिप्लिन रहेगी, बिकॉज वो भी समझते हैं कि अगर उनको वॉल्यूम ड्राइव करना है तो उनको प्राइस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक सर,
अब सर जरा घूम करके फिर से अपने उसी मूल सवाल पर आते हैं कि लगातार जो कर्ज महंगे हो रहे थे और उसके डर से जिन लोगों ने घर खरीदने की प्लानिंग टाल दी थी, और ये जो 2-3 पॉजिटिव सेंटिमेंट आपने बताए हैं, क्या उनको अपनी प्लानिंग फिर से शुरू कर देनी चाहिए, खासतौर से जो मध्यम वर्ग से जुड़ा व्यक्ति है? देखिए विपुल जी, मेरे ख्याल से अगर आपको घर अपने एंड यूज के लिए लेना है तो आपके लिए समय बिल्कुल सही है। ये मैं दो तीन कारणों की वजह से कह रहा हूँ। रेरा के आने के बाद मार्केट बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई है। आपको याद होगा, रेरा के पहले बहुत सारे ऐसे बायर्स थे जिनके प्रोजेक्ट स्टक थे, जिनको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली, जिनके पैसे अटक गए थे। पर अब वो माहौल नहीं रहा। रेरा ने काफी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन लाई है। और हमने अभी जो मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट और जो तेजी देखी है, वो ज्यादातर ग्रेड ए डेवलपर्स लीड कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूशन और कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस के लिए काफी माने जाते हैं। और अभी अब देखिए, प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने कुछ शॉर्टलिस्ट कर रखा है, आपको अपने एंड यूज के लिए लेना है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी प्लानिंग वापस से शुरू करनी चाहिए। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, काफी डेवलपर्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं। आप चाहे तो लॉन्च स्टेज में ले सकते हैं, क्योंकि आपको श्योरिटी है कि प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है वो कंप्लीट होगा। अगर आप थोड़े रिस्क अवर्स हैं तो आप प्रोजेक्ट जब एक अच्छे स्टेज पे पहुंच चुका कंस्ट्रक्शन के तब ले सकते हैं, या फिर अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट होने पर भी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री भी ले सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ जाती है, पर जैसे जैसे जिसका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आज के डेट में मार्केट में इन्वेंट्री अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ डेवलपर्स मार्केट में सक्रिय हैं। जी। सर एक रिपोर्ट आई है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनारॉक की एक रिपोर्ट है, और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में साल 2024 में मकान की कीमतों में देश के 7 प्रमुख शहरों में कीमतें सबसे ज़्यादा बढ़ी। 2023 में जहां घरों की औसत कीमत 5,800 रुपये पर वर्ग फुट थी, वो 2024 में पहुंच करके 7,550 रुपये पर वर्ग फुट हो गई है। इसी तरह दिल्ली एनसीआर के मकानों की कीमत एक साल में 30% बढ़ गई है। सर ये आखिर में इतनी तेज जो है, आपने तमाम उदाहरण दिए अभी कोविड से लेकर के तमाम चीज़ों के, लेकिन जो एक साल के अंदर इतनी आग लगी, उसके उसके पीछे क्या वजह मानते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने दब गए? विपुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे ख्याल से यही एक कारण है जिसके वजह से मैं थोड़ा सा आशंकित हूँ कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो शायद डिमांड मोमेंटम में थोड़ा फर्क पड़ेगा। इस सडन स्पाइक के पीछे कारण सिर्फ है लग्जरी और हाई एंड सेगमेंट का सेल्स काफी बढ़ना, जिसके वजह से आप देखें डेवलपर्स बड़े और महंगे मकान बनाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट का बनाना। मार्केट में डिमांड काफी रही इस बात की, जैसा कि मैंने कहा कि काफी इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आए, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में काफी तेजी उन्होंने देखी। और इसका एक और ये कारण भी है कि शेयर मार्केट में काफी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया और उन्होंने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। काफी पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर आपको रियल एस्टेट में भी आया। पर मैं आपके बात से सहमत हूं कि प्राइसिंग अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो ओवरऑल डिमांड और ग्रोथ के लिए शायद थोड़ा चिंताजनक होगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि डेवलपर्स ने भी इस बात को रिकग्नाइज किया है और वो भी समझते हैं कि अगर मोमेंटम को हमें अगर कंटिन्यू रखना आने वाले समय में, तो हमें प्राइसिंग डिसिप्लिन बना कर रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में हम डबल डिजिट प्राइस हाइक देखेंगे जैसा कि हमने पिछले 2 सालों में देखा। एक एक नॉर्मल औसतन 4 से 5% की प्राइस इंक्रीज हम देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर आ चुके हैं। कुछ कुछ पॉकेट्स हो गए या फिर जो लग्जरी से प्रोजेक्ट है वहां पे आप देख सकते हैं काफी प्राइसेस भागी, क्योंकि वहां पे अभी भी डिमांड काफी है। और वो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि होम लोन रेट में कमी हो या बढ़ोतरी, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है। और वहां पे एक एक अलग ही तबका है जो एक एक सुपर निश सेगमेंट पे फोकस करता है। तो वहां पे हम प्राइसेस थोड़ा देख सकते हैं ज्यादा हेवायर हो, पर आने वाले समय में अगर आप देखेंगे बजट और अफोर्डेबल सेगमेंट में प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। ठीक सर। और आपकी कंपनी की रिपोर्ट है सर, ये जो तमाम जी हाँ, जानकारी दी हुई है? जी, हम ही ने आप रिपोर्ट ही ने रिलीज। तैयार की है। जी सर। अब सर आखिरी के 2-3 प्रश्न हैं, और वो सीधे सीधे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो मकान लेने की सोच रहा है, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास या प्योर मिडिल क्लास, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। मकान की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं,
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहली बार घर खरीदने की तैयारी कर रहा है तो किस तरीके से उसे अपनी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, किस एज से ये दिमाग में आना शुरू हो जाना चाहिए कि अगर मुझे मकान लेना है तो ये तैयारियां हैं, अगले 1-2 साल के अंदर मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है। क्या वो प्रोसेस क्या होता है सर? देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक मध्यम वर्गीय फर्स्ट टाइम होम बायर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे सर आप। सबसे पहले मेरे ख्याल से उसको पर्पस ऑफ बाइंग डिसाइड करना पड़ेगा। क्या वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मकान लेना चाहता है या अपने एंड यूज के लिए लेना चाहता है? क्योंकि उसके कारण उसके रिक्वायरमेंट्स में काफी चेंजेस आएंगे। दूसरी बात क्या है कि उसको डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है उसको कैसे इकट्ठा करना है, कब तक इकट्ठा करना है और कितना डाउन पेमेंट वो देना चाहता है, उसके ऊपर काम करना चालू करना चाहिए। क्योंकि वो जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेगा, लोन कंपोनेंट कम रहेगा, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम रहेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर उसे आज के डेट में होम लोन लेना है तो मेरे ख्याल से उसको अपने क्रेडिट स्कोर के ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि यंग बायर्स थोड़े रेकलेस होते हैं, अपने खर्चों को लेके क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कभी उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट किया, जिसके वजह से उनके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता है। और जब वो अंत में लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेने जाते हैं, तो या तो उनके लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो थोड़ा ज्यादा उन्हें चार्ज देना पड़ता है, या फिर अगर क्रेडिट स्कोर ज्यादा खराब हो तो हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आप कहाँ मकान किस लोकेशन पे लेना चाहते हैं, क्योंकि एक लोकेशन भी मैटर करता है कि प्रोजेक्ट का फर्दर अप्रिसिएशन कैसा होगा, रिटर्न आपको कैसे आने वाले हैं। और उसके बाद आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेरा के आने के बाद आपको प्रोजेक्ट को रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहिए कि उसको सारे अप्रूवल्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी कैसी है। और इन सब बेसिक चीजों के बाद आप मेरे ख्याल से एक सेफ एंड साउंड डिसीजन ले सकते हैं। अगर 1, 2, 3, 4, 5 की कैटेगरी में करें कि घर की डील हमें अगर पक्की करनी है या पक्की हो गई, आपने जैसे कहा कि लोकेशन फाइनल हो गई, घर देख लिया है, अब ख़रीदना है घर को, रेट पे बातचीत हो गई है, वो 5 बातें ऐसी कौन सी हैं जिस पर घर लेने से पहले, रजिस्ट्री से पहले हमको मेनली फोकस करना चाहिए, जहाँ पर आपके पास भी बहुत सारी कंप्लेन आती होगी, हम लोगों के पास भी बहुत लोग शिकायत लेकर के आते हैं अलग अलग तरह की, तो वो 5 के कौन सी चीज़ें हैं की पॉइंट्स जिस पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली गलती, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ प्राइस नेगोशिएशन हो चुका है और सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कितना वायबल है। मेरे ख्याल, जैसा मैंने पहले कहा, कि आप रेरा में चेक कर ले सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं कि नहीं। दूसरा क्या है कि आप डेवलपर से पेमेंट टर्म्स के ऊपर क्लियर बात कर ले। आप ये भी अगर बात कर ले कि अगर मान लीजिए आगे जाकर अगर डिले होता है तो किस तरीका प्रोविजन है, क्या डेवलपर कुछ पेनल्टी देगा या फिर कुछ उनको कुछ तरीके की राहत मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ये भी देखें कि बैंक्स को प्रोजेक्ट को उन्होंने अपना प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहाँ से अप्रूव किया है, वो प्रोजेक्ट आप बैंक से अप्रूव्ड है कि नहीं होम लोन के लिए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि कभी कभी बैंक्स आपको होम लोन देने से इनकार कर देती है बिकॉज वो प्रोजेक्ट उनसे अप्रूव्ड नहीं होता है। तो ये सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए आज के दिन में रेरा के आने की वजह से अगर आपने सिर्फ रेरा नंबर चेक कर लिया तो बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाती है। पर होता क्या है कि कुछ कुछ बैंक्स, कुछ कुछ अच्छे बैंक्स जो होते हैं, उनके जो अंडरराइटिंग क्राइटेरिया इतने स्ट्रिंजेंट होते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं दिखते हैं। तो आपको बैंक से भी चेक करना होगा कि भाई ये प्रोजेक्ट उनके अप्रूवल लिस्ट में है कि नहीं। और बाकी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन आजकल काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप जी। डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी देख लिए, उनके पास प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हिस्ट्री देख ले, उन्होंने टाइम पे डिलीवर किया है कि नहीं किया है, उनके किसी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे विजिट करके देखिए कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। हो सके तो आप उनके एग्जिस्टिंग बायर से देख ले। आज के डेट में ऑनलाइन के माध्यम से काफी बायर्स फोरम, ओनर्स फोरम होते हैं जहाँ पे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और तब जाकर आप परचेज डिसीजन को आगे बढ़ाएं, ताकि आप भी निश्चिंत रहे, ना कि आपको ये दिमाग में खटका लगा रहे कि शायद बैंक कहीं लोन ना रिजेक्ट कर दे, या फिर अगर अगर आप मकान आप लेते तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, डेवलपर का पोस्ट सेल सर्विस कैसा होगा। बिल्कुल तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक सर। सर एक चीज़ बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मकान लेने जा रहा है या मकान खरीदने की प्लानिंग कर चुका है,
क्या तरीका, क्या चीज़ सही होती है, जो जैसा आपने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन सही होता है या जो रेडी टू मूव फ्लैट होते हैं? कितना कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है सर? क्योंकि बड़ा फैक्टर तो हर कोई चाहता है कि रेडी टू मूव फ्लैट में ही जाए, तो कॉस्ट का कितना अंतर आ जाता है? और क्या आपको लगता है कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो क्या रेडी टू मूव में ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी जो एक मिडिल क्लास आदमी है जो पहला मकान रहने के लिए लेने जा रहा है? देखिए, इसमें सिचुएशन के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं किराए का मकान पे रहता हूँ और मेरे फाइनेंसेस मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं ईएमआई भी पे करूं और रेंट भी रेंट भी दूँ। पे करूं। तो उस सिनेरियो में मेरा सबसे पहला सुझाव होगा कि आप, भले आपको 10 से 15% ज्यादा देना पड़े, पर आप प्रेफर कीजिए रेडी टू मूव इन मकान में, ताकि आपका एक जो खर्च है वो बिल्कुल तुरंत हो जाए। दूसरा, अगर है कि मैं एक यंग हूँ, बंदा हूँ जिसकी नौकरी भी मैंने अभी तुरंत शुरू करी है, मेरे पास मैंने कैसे भी करके डाउन पेमेंट का तो इकट्ठा कर लिया है, पर मुझे चाहिए कि मैं एक लंबे समय तक ईएमआई के जरिए अपने लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लूंगा जिसका हो सकता है 2 या 3 साल के बाद पोजीशन मिले, ताकि मैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से किश्तों में पैसा दे सकूं। रेडी टू मूव इन में होता क्या है कि आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देना पड़ता है। तो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अगर मान लीजिए आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट काफी ज्यादा है, आप चाहते हैं कि भाई मैं कम पैसों मिलूं पर मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, रेरा आ गया, मुझे उतना डर नहीं कि शायद कंप्लीशन डिले हो सकता है, पर ऐसा ना हो कि कहीं स्टक हो, ऐसी बात नहीं है, तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा। तो नटशेल में ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जी। आपके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि एक सवाल जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, वो आपके क्षेत्र का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ कि हम्म। सही उम्र जो है वो क्या होती है अगर आप एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आपके पास जो सवाल आते हैं, जो लोग आते हैं, क्या वो सही टाइम है जिसमें आपको लगता है अगर इस उम्र तक अगर आपने घर खरीद लिया तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि सही समय पे आपकी तमाम ईएमआई भी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी? ये हालांकि सवाल पर्सनल फाइनेंस का है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक सवाल। जी। नहीं विपुल जी, हमने एक, आपको मैं डेटा पॉइंट देता हूँ। आज से 5 साल पहले एवरेज होम बायर की एज करीब 45 48 के लगभग होती थी, जो गिरकर आज के डेट में 28 से 32 साल के बीच में हो गई है। ओ। तो इससे एक क्लियर इंडिकेशन है कि होम बायर्स अब कम एज में मकान लेने की आप ट्रेंड देख सकते हो। इसका 2 3 कारण है। अभी क्या होता है कि लोग अर्ली स्टेज में अपना मकान इसलिए लेना चाहते हैं ताकि उनका वो जो लोन पेइंग टेन्योर हो, 20 साल का अगर आप लोन ले रहे हैं तो उनको आराम से मिल जाता है, उस हिसाब से वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आज के डेट में अगर एक 45 साल या 55 साल का बंदा अगर लोन लेना चाहे तो बैंक शायद उसको 20 साल टेन्योर का लोन ना दे। और हुआ क्या है कि अभी आईटीएस एम्प्लॉय बेस इतना बढ़ गया है, लोगों को अपने इनकम जनरेशन पे इतनी कॉन्फिडेंस है, और आपने देखा है कि इंडिया एज अ यंग इकोनॉमी काफी ग्रो कर रहा है। और कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भाई एक फिजिकल एसेट भी होना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से होम बायर्स का एज काफी घट गया है। और अगर आप देखेंगे 30 से 35 साल की उम्र में, मुझे मेरे ख्याल से आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए अगर आप मकान लेना चाहते हैं। ठीक सर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और स्कूल ऑफ थॉट है, जो काफी यंगस्टर्स हैं जो आजकल अपने आप को किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं बांधना चाहते करियर के शुरुआत में, बिकॉज उनको वो बिलीव करते हैं कि अभी उनको काफी अलग अलग शहर पे जाना है, उनकी नौकरी उनके कहाँ ले जाएगी उन्हें नहीं पता है, तो वो शायद अवॉइड करते हैं। पर अगर अगर इंडिया में अगर आप देखें, एक एक सेंटिमेंट के हिसाब से लोगों का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है घर खरीदने का। और मेरे ख्याल से 30 से 35 साल की उम्र इज एन ज़्यादा। आइडियल एज जहाँ पे आप सीरियसली मकान खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये होगा कि घर खरीदने का पहला जो पड़ाव होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव होता है वो होता है डाउन पेमेंट। ये कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है? जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उनको किस तरीके से अपने डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कैसे करना चाहिए, और मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि उनके मन में क्लियर हो जाए कि भाई इतना पैसा अगर आ गया है तो हाँ, मैं मकान जो है खरीदने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ। देखिए, बैंक्स तो नॉर्मली आपको 20%
खुद से डालने को कहते हैं। उनकी जो एलटीवी, लोन टू वैल्यू होती है, आपको 80% होती है। रिस्क प्रोफाइल अगर आपका ज़्यादा थोड़ा वीक है तो शायद वो 70-60% भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से 20 से 25% तो डाउन पेमेंट के लिए आपको बिल्कुल अपने जेब में रखना ही होगा, बिफोर आप मकान खरीदने के बारे में सोचना शुरू करें। और मेरे ख्याल से जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करके लोन कंपोनेंट अगर आप कम रखते हैं, तो इवेंचुअली आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज लॉन्ग टर्म में होता है वो सही रहता है। आपने अपने अभी एग्जांपल में दिखाया, जो ग्राफिक्स आपने पहले चलाया था, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करीब 30 से 35% ऑफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस से ज्यादा पे करते हैं जब आप लोन खत्म करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मिनिमम 20 से 25% डाउन पेमेंट का आपके पास इंतजाम होना चाहिए, तब आप मकान खरीदने के बारे में सोचिए। ताकि अगर बैंक ने आपको सिर्फ 60% ही सैंक्शन किया, तब शायद आप दिक्कत में ना पड़ जाएं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फिर बाद में वो कुछ पर्सनल लोन लेकर कुछ उस कमी को पूरी करते हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से 20 से 25% आप पहले इकट्ठा कर ले, तब मकान बढ़ाने के और पहला कदम उठाएं। ठीक सर। सर आपसे बातचीत मतलब एक नदी के बहाव की तरह इस तरीके से चलती जा रही थी कि बीच में रोकने का दिल तो नहीं कर रहा है। सवाल और भी बहुत सारे हैं और ये विषय ऐसा है कि हम सबके दिल के बहुत करीब हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, घर। लेकिन मुझे बार बार बताया जा रहा है आपकी व्यवस्था है और कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। प्रशांत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बीच बीच में आकर के हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके मन में जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आप देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये हमारा ये प्रॉपर्टी जंक्शन का पहला एपिसोड था, लेकिन आने वाले समय में हम जो प्रॉपर्टी जंक्शन के एपिसोड लेकर के आएंगे, जो कार्यक्रम लेकर आएंगे, जो थीम लेकर के आएंगे, उसमें अगर आपका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई प्रश्न है, किसी तरह की दुविधा है, कुछ अपने शहर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी मन में सवाल हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा उस पर आप हमें भेज सकते हैं। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने किस तरह के सवाल हैं, प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप डाउन पेमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की मन में आशंका दुविधा हो, तो आप हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इसके साथ साथ कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले आपको ये भी बता दें, अगर आपने अभी तक बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको करना सिर्फ इतना है कि जाकर के यूट्यूब पे बोनस सर्च करें और AU द बोनस जहां आप टाइप करेंगे, अगर येलो कलर का जो हमारा जो आइकन है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दें कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और इस कार्यक्रम को और बेहतर करने का कोई सुझाव है वो भी हमें दें। हम आपके तमाम टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।